NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग अध्याय 4 समस्या समाधान में परिचय 4.6 वेरीफाइंग एल्गोरिदम। तो हम लोग वेरीफाइंग एल्गोरिदम को आज पूरा देख लेंगे इसका कि एल्गोरिदम की पुष्टि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 89 पेज नंबर है, इसको पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। 9 तक हमने चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया है, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अध्याय 2 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, उसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। अध्याय 3 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं और 4th यहाँ पे हम लोग का ये चल रहा था। तो ये आज हम इसको पूरा करने वाले हैं 4.7 को, एल्गोरिदम की तुलना। इसका पेज नंबर कितना है? 77, यानी 85 यहाँ पे हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने फ्लो चार्ट को देखा था, आज हम देखेंगे वेरीफाइंग एल्गोरिदम 4.6। इसमें क्या कहता है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम न करे तो क्या होगा। मान लीजिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र मॉड्यूल्स का कार्य सही ढंग से प्रोग्राम नहीं किया गया है और यह खाते में केवल आधी राशि जमा करता है, और अगर खाते में राशि जमा होने के बजाय डेबिट हो जाए तो क्या होगा। अगर कोई पैसा जमा करने जा रहा है और वो जमा ना होकर डेबिट हो जाए तो क्या होगा, सोचने के लिए कह रहा है। आगे कहता है कि ऐसा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम के कामकाज को गड़बड़ कर देगा और तबाही मचा देगा। तो आज सॉफ्टवेयर का उपयोग और भी महत्वपूर्ण सेवाएं में किया जाता है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र, अंतरिक्ष यान, ये सारी जगह पे हम लोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। आगे कहता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को हर स्थिति में सही ढंग से काम करना चाहिए, इसलिए सॉफ्टवेयर डिजाइनर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी घटकों का कार्य सही ढंग से परिभाषित या जांचा या हर संभव तरीके से सत्यापित किया जाए। यह एल्गोरिदम की पुष्टि इसी तरीक़ा से करता है। और आगे कहता है यहाँ पे कि जब हमें बताया गया कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र n × n+1/2 होता है, तो हमने इसे कैसे सत्यापित किया। खैर, हम इससे छोटे संख्याओं के लिए जांच कर सकते हैं, जिनके लिए हम मैनुअल रूप से योग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि n = 6 लेते हैं, तो योग है 1 + 2, मतलब इस तरीक़ा से इसको ऐड करके हम लोग 21 निकाल सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसको जब ऐड करते हैं तो 21 आ जाता है। तो इसको हम लोग सत्यापित करके इसको देख लेते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो 6 × 6 + 1/2, यानी यहाँ से 3 बार में ये कटेगा और उसके बाद ये 7 में यहाँ 6 से और +1 है तो 7 हो जाएगा, तो 7 यानी 3, 7 × 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 हो जाएगा इसका मान। तो ये सत्यापित तो हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं छोटा मान को लेकर। लेकिन आगे कहता है कि हम इस तरह से कुछ और संख्याएं के साथ प्रयास कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूत्र सही ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एक और 2-3 एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको सत्यापित कर सकते हैं। इसी तरह से जब हमने एक एल्गोरिदम लिखा, इसी तरह से जब हम कोई एल्गोरिदम को लिखते हैं तो आगे कहता है कि हम यह सत्यापित करना चाहते हैं कि यह अपेक्षित रूप से काम कर रहा है कि नहीं। सत्यापन के लिए हमें विभिन्न इनपुट मान लेने होंगे।
बहुत सारे मान लेकर हमको टेस्ट करना होता है कि एल्गोरिदम सही से काम कर रहा है कि नहीं। एल्गोरिदम के सभी चरणों से गुजरना होगा ताकि प्रत्येक इनपुट मान के लिए वांछित आउटपुट प्राप्त हो सके और आवश्यकता के अनुसार इसे संशोधित या सुधारित किया जा सके। इनपुट लेकर एल्गोरिदम के चरणों को चलाने की विधि को कभी कभी ड्राई रन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, फिर से इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि एल्गोरिदम के सभी चरणों से गुजरना होगा ताकि प्रत्येक इनपुट मान के लिए वांछित आउटपुट प्राप्त हो सके। जो हमें आउटपुट चाहिए वो प्राप्त होने के लिए हमको इसको एल्गोरिदम को बहुत सारे टेस्टिंग करना होगा। इसका आगे कहता है कि आवश्यकता के अनुसार, मतलब आवश्यकता अनुसार इसे संशोधित या सुधारना होगा। आगे कहता है इनपुट लेकर एल्गोरिदम के चरणों को चलाने की विधि को कभी कभी ड्राई रन कहा जाता है। मतलब ये जो हम लोग इनपुट हर बार लेते हैं और ये एल्गोरिदम को चलाते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्राई रन कहा जाता है। इसको ड्राई रन कहते हैं। आगे ये कहता है कि ऐसा ड्राई रन हमें मदद करता है ये जो ड्राई रन है, ये बार बार जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ड्राई रन करते हैं, तो ये हम लोग का दो चीज़ प्रोवाइड करता है। एक कि एल्गोरिदम में किसी भी गलत चरण की पहचान कराता है और दूसरा है कि एल्गोरिदम में किसी भी लापता विवरण या विशेषताओं को पता लगाता है। तो ये दो तरह से ये ड्राई रन काम करता है। जब हम लोग को पता लग जाएगा कि कुछ गलत इसमें एल्गोरिदम हो गया है तो उसको हम लोग सुधारते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि जब लापता विवरण जो भी हम लोग जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है वो चीज़ भी बताता है, तो उसको भी हम लोग सुधार कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सिमुलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट मान के प्रकार का निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिमुलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट मान के प्रकार का निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। आगे कहता है कि यदि सभी संभावित इनपुट मानों का परीक्षण नहीं किया गया हो तो प्रोग्राम विफल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग परीक्षण नहीं करते हैं, कोई एल्गोरिदम लिखे हैं उसका परीक्षण नहीं किए, तो वो जो प्रोग्राम है वो विफल हो जाएगा। आगे कहता है क्या होगा यदि कोई अन्य मामला हो जिसके लिए यह काम नहीं करता। आइए कुछ उदाहरण से हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक एग्जाम्पल, यहाँ पे बोल रहा है कि एक एल्गोरिदम लिखें जो स्थान A से C तक जाने में लगने वाले समय की गणना कर रहा है और B के माध्यम से जहां A से B जाने में लगने वाले समय को और B से C तक जाने में लगने वाले समय को T2, माने इस प्रकार से ये गणना कर रहा है T टोटल और यहाँ पे T1 और T2 इस प्रकार से। अर्थात हम चाहते हैं कि एल्गोरिदम घंटे और मिनटों में दिए गए समय को जोड़ें। एल्गोरिदम लिखने का एक तरीका है। तो आगे किस तरह से इसको एल्गोरिदम को लिखता है यहाँ पे पूरी तरह से समझाया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि स्थान A से B तक जाने में लगने वाला समय जो T1 है और B से C तक जाने में लगने वाला समय जो T2 है दिया गया है। अर्थात हम चाहते हैं कि एल्गोरिदम घंटे और मिनटों में दिए गए समय को जोड़ें और एल्गोरिदम लिखने का एक तरीका इस प्रकार से है। तो ये जो हम लोग इसको कार्य दिए हैं, जो भी हम लोग इसको प्रोवाइड किए हैं, जो भी चीज़ करने के लिए एल्गोरिदम लिखने के लिए, उसके लिए इस प्रक्रिया को हम लोग इस तरह से एल्गोरिदम लिखते हैं। जैसे कि प्रिंट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कह रहा है T1, तो पहले हम लोग T1 को प्रिंट करते हैं, उसके बाद इनपुट HH1 देते हैं इसको, उसके बाद इनपुट MM1 देते हैं इसको, उसके बाद प्रिंट करते हैं T2 को
यहाँ पे प्रिंट करते हैं, T2 के लिए इसको प्रिंट करते हैं वैल्यू को। आगे कह रहा है कि इनपुट HS2 हम देते हैं, फिर MM2 देते हैं, उसके बाद यहाँ पे टोटल करके टोटल करके इसका HS1 प्लस HS2 कर देते हैं और यहाँ MM प्लस करके मिनट को फिर टोटल कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से ये एल्गोरिदम पूरा होता है और आगे फिर प्रिंट कर देता है टोटल करके, टोटल MM टोटल HH करके यहाँ पे प्रिंट कर देता है। तो इस प्रक्रिया को इस तरह से हम लोग देखते हैं। आगे कहता है कि अब आइए सत्यापित करें कि मान लीजिए कि हम पहला उदाहरण लेते हैं, क्या T 15 घंटे 20 मिनट मान लिया, कोई लिया T2 जो है 7 घंटा 30 मिनट लिया। तो ये मान और ये मान ऐड होगा और ये मान और ये मान ऐड होगा। तो इसके लिए आगे प्रक्रियाएं यहाँ पे दिखाया गया कि रन पे हमें परिणाम 12 घंटे और 50 मिनट मिलता है रन पे। तो ये आगे कहता है यह ठीक लगता है, ये सही है या नहीं है। यहाँ पे आगे कह रहा है कि जब हम एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ T1 4 घंटा और 50 मिनट लगता है यहाँ पे और T2 को 2 घंटा और 20 मिनट लगता है, यानी 6 घंटा यहाँ पे 4 और 2 6 घंटा 50 20 70 मिनट मिलता है, जो समय मापने का सही तरीका नहीं है। परिणाम होना चाहिए था 7 घंटा 10 मिनट। तो इस तरह से ये कह रहा है। आगे एक और उदाहरण से एहसास होता है कि हमारा एल्गोरिदम तभी काम करेगा जब मिनट प्लस मिनट 2 करते हैं, यहाँ पे मिनट को टोटल करते हैं और उसके बाद 60 से जब नीचे हो तब हम उसको, अन्य सभी मामलों में यह हमें वह आउटपुट देगा जो हम चाहते हैं। वैसा नहीं होगा कि जो भी मतलब हम लोग का मिनट में आया उसको लिख दें, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो टोटल अगर 60 से ज़्यादा हो तो एल्गोरिदम को घंटों के योग यानी 1 से बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीक़ा से बोल रहा है लिखने के लिए। जब हम लोग मिनट टोटल करते हैं और जब 70 आ जाता है तो इसको घंटा में बदलने के लिए कह रहे हैं। और आगे एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो संशोधित एल्गोरिदम होगा, मतलब इसको जब संशोधित किया जाएगा, सही ढंग से किया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रियाएं हैं इस तरीक़ा से बदल जाएगी इफ़ वाले कंडीशन में। तो बस बाकी सब जितने भी थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा इल्स इफ़ का यूज हो जाएगा, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे फिर 7 घंटा 10 मिनट दिखा देगा। इस प्रक्रिया को 4 2 6, तो 6 यानी यहाँ पे 50 और 10 20 70 होता है, तो 70 को यहाँ पे 10 मिनट लिख देगा और 1 घंटा इसमें ऐड कर देगा। तो इस ढंग से ये हो जाएगा, ये कह रहा है। आगे कहता है कि मान लीजिए कि हम बिना अंतर्निहित एल्गोरिदम की जांच किए कुछ सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं और यदि एल्गोरिदम में त्रुटियां यानी गलतियां आ जाती है तो विकसित सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ये बात तो सही है, इसलिए एल्गोरिदम की जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि गलती पकड़ने और सुधारने में लगने वाला प्रयास न्यूनतम होता है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा इसका 4.6 का वेरीफाइंग एल्गोरिदम को समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे 4.7 एल्गोरिदम की तुलना। तो ये हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप 1 अध्याय 2 अध्याय और 3 अध्याय ये तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जाकर आप देख सकते हैं।